Are you ready, Dhruv? Ready, Bhavisha? Let's go! ध्रुव, मुझे नहीं लगता कि हम अब स्कूल में हैं। आवाज धीमी रखो। वो राजा की आर्मी है। अरे ये जगह बहुत बड़ी है। मेरा नाम ईरा है, कन्हदास लोहार की बेटी। पाटलिपुत्र में आपका स्वागत है। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको पाटलिपुत्र में अपना स्वागत? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हेलो अध्यापक। और आज हम बात करेंगे सोशल साइंस के 5th चैप्टर द राइज ऑफ एम्पायर्स की। पेज नंबर 2 पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है पाटलिपुत्र का। और पेज नंबर 3 पर आपको दिख रहा है ये भविष्य और ध्रुव जो है किस तरीके से इतिहास एक टाइम मशीन बनाकर इतिहास में पीछे चले गए हैं वो है। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 86 पर यहाँ पर आप देखिए हमने अब तक देख लिया कि ईरा ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लिया है। तो आइए बात करते हैं आगे क्या होगा। तभी भविष्य और ध्रुव जो है वो भी ईरा से मिलकर खुश होते हैं। तभी ईरा कहती है कि हमें अपनी आवाज़ धीरे रखनी पड़ेगी क्योंकि जो सैनिक है वो मार्च करते हुए जा रहे हैं अपने नेबरिंग किंगडम में लड़ाई करने के लिए। हमारे राजा जहाँ तक हो सके युद्ध से बचते हैं लेकिन वे अपनी प्रजा, अपनी पीपल, अपने लोगों को की रक्षा भी करते हैं। और मेरे पिता ने उनके लिए कई तरह की तलवारें, स्वर्ड्स बनाने में मदद की है। मेरे चाचा उस समूह में सैनिकों में से एक हैं। बस मैं उन्हें विदा करने आई थी और वो पता नहीं कब लौटेंगे। तभी तीनों बच्चे जो हैं एक मजबूत ड्रॉब्रिज पार करके दाखिल होते हैं शहर के अंदर। ये किस तरह का पुल है? भविष्य ने पूछा। और क्या इसके नीचे नदी है? तो ईरा बोलती है कि ये वो पुल है जो इन्हें सुरक्षित रखता है। जब भी शहर पर हमले होते हैं, खतरा होता है तो इसको उठा लिया जाता है। जैसा आपने बाहुबली में देखा होगा आई एम श्योर। नदी नहीं है इसके नीचे एक खाई है, मोट है। और ये एक ड्रॉब्रिज है जो उठ जाता है और किले को बंद कर लेता है ताकि अंदर पहुंचना मुश्किल हो जाए। और जब उसको खोलना होता है तो उस दरवाजे को हम नीचे की तरफ कर देते हैं। फिर वो दूर पहाड़ियों और जंगलों की तरफ इशारा करती है और कहती है कि क्या तुम उन पहाड़ियों को देख सकते हो? वहाँ से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। सेना जो है आर्मी के लिए हाथी भी जंगल से पकड़े जाते हैं और सेना जो है उन्हें ट्रेन करती है। उस पहाड़ी पर जो खुला हिस्सा है वो क्या है? ध्रुव पूछता है। तो वह एक गुफा है। और हमारे राजा इसे मॉन्क्स के एक कम्युनिटी के लिए खुदवा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जब ये बन जाएगी तो हम इसे देखने जा सकेंगे। पेज नंबर 86 पे वो जैसे ही पाटलिपुत्र से गुजरते हैं वो उसकी शान देखते हैं। ऊंची ऊंची लकड़ी की चार दीवारी, वुडन रैम्पेट्स देखते हैं। कई वॉच टावर्स हैं, कई पैलेसेस हैं, इमारतें हैं, चहल पहल वाली सड़कें हैं। ईरा दूर दराज के जो ट्रेडर्स हैं से भरे हुए एक मार्केट की ओर इशारा करती है और कहती है तुम्हें जाने से पहले हमारा जो मेन मार्केट है उसको ज़रूर देखना चाहिए। हमारे राजा हर जगह से आने वाले ट्रैवलर्स का स्वागत किस तरह से करते हैं। इसलिए तुम्हें चीन का जो सिल्क है, साउथ की जो स्पाइसेस हैं, जेम्स हैं, अलग-अलग इलाकों से बढ़िया कपड़े हैं, ये सब देखने को मिलेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें पाटलिपुत्र में देखने को ना मिले। तभी ध्रुव इशारा करके पूछते हैं वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? ओह! ये सड़क पर कलाबाजियाँ दिखाने वाले स्ट्रीट एक्रोबैट्स हैं। ये इंसानी पिरामिड बना रहे हैं, गाते हैं और नाचते हैं और लोगों के मनोरंजन के लिए छोटे-मोटे प्लेज़ करते रहते हैं। कभी-कभी वे राजा के सामने भी प्रदर्शन करते हैं। तुम्हारे राजा तो बहुत ही शक्तिशाली लगते हैं, भविष्य ने कहा। क्या वे पाटलिपुत्र के आसपास के इलाके पर भी शासन करते हैं? तो उससे भी ज्यादा, ईरा ने जवाब दिया। वे इस शहर से बहुत दूर एक वास्ट लैंड, विशाल भूमि पर शासन करते हैं और उनकी जो अथॉरिटी है कई गांव, कई किंगडम्स और कई टाउन्स में है। मेरे चाचा ने मुझे बताया था कि उनके इलाके की जो बॉर्डर्स हैं उन तक पहुंचने में घोड़ों को भी लगभग 2 महीने लग जाते। तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा किंगडम रहा होगा। ये तो एक राज्य यानी एक किंगडम से भी बड़ा लगता है। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे कहा जाता है एम्पायर, ईरा ने गर्व से कहा। और यहाँ आपकी ये कहानी खत्म होती है। अब हम
बात करेंगे एज अ लर्नर के एम्पायर क्या होता है। एम्पायर शब्द जो है लेटिन के इम्पीरियम से आया है, जिसका मतलब है सुप्रीम पावर। सीधे शब्दों में कहे तो एक एम्पायर छोटे छोटे राज्य यानी कि किंगडम्स या टेरिटरीज का एक ग्रुप होता है, जिस पर कोई एक राजा या फिर राजाओं का ग्रुप जो है अपना अधिकार रखता है, और ये छोटे मोटे राज्यों के खिलाफ युद्ध करके उनको अपने राज्य में मिला लेते थे। छोटे क्षेत्रों के अपने खुद के शासक होते तो थे, लेकिन एम्परर के अधीन ही होते थे, वो सब एम्परर के अंडर में होते थे, जो आमतौर पर एक इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ति का मेन फोकस रहता था। यानी अपनी जो कैपिटल है वहां से पूरे जो भी एरिया है उस पे वो शासन करता था। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? एक ट्रिब्यूटरी वह राजा या राज्य होता था जो एम्परर यानी कि सम्राट के सामने हार मानकर और उसको ट्रिब्यूट देता हो, यानी पैसा या सोना या कीमती वस्तुएं, अनाज, एनिमल्स, हाथी, उनके राज्य में पैदा होने वाले दूसरा जो इम्पोर्टेंट सामान है। तो ये सम्राट को सबमिशन, लॉयल्टी और रेस्पेक्ट के जो देने के संकेत के रूप में दिया जाता था। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ एन एम्पायर। यहाँ पर एक इन्फोग्राफिक दे रखा है आपको। इन्फोग्राफिक क्या होता है? जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बीच में एक मेन चीज़ है और इसको इंफॉर्मेशन को एक ग्राफिक के रूप में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, इसे इन्फोग्राफिक कहते हैं। तो एक एम्परर जो है उसके कई सारे ट्रिब्यूटरीज टेरिटरीज होती हैं, और वो जो है सेंट्रल अथॉरिटी रखता है। तो अब उसको क्या-क्या करना पड़ता है? पहले हम बात करते हैं मेंटेन एन आर्मी। तो ट्रिब्यूटरी स्टेट्स को अपने कब्ज़े में रखने के लिए, एम्पायर का विस्तार करने के लिए और आउटसाइड एग्रेशन यानी कि बाहर के आक्रमणों से बचने के लिए एक सेना को बनाए रखता है। एडमिनिस्ट्रेशन में वो क्या करता है? जो टेरिटरीज़ हैं अम उनको सही तरीके से चलाने में, टैक्स इकट्ठा करने में, लॉ एंड ऑर्डर बना के रखने में और ऑफिशियल्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन डिज़ाइन करता है और उसे बनाए रखता है। लॉज़ एंड ट्रेड की बात अगर हम करें तो लॉज़ बनाता है, करेंसीज़ बनाता है, वेट्स एंड मेजर्स जारी करता है और ट्रेड को अपने कंट्रोल में रखता है। इसके बाद कंट्रोल रिसोर्सेज़ की बात करें हम, तो रिसोर्सेज़ जैसे कि माइंस हो सकती है या फॉरेस्ट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मैन पावर होता है, इन सबको कंट्रोल करता है और इन सबको नियमित रखता है। और अगर हम एनकरेजेस आर्ट की बात करें तो आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, रिलीजन हो गया, स्कूल्स ऑफ थॉट हो गए और सेंटर्स ऑफ लर्निंग, इन सबको वो एनकरेज करता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेड हो गया, लोगों का वेलफेयर हो गया, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो गए जैसे सड़कें, नदी, समुद्र के रास्ते, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखता है। लेट्स एक्सप्लोर। अब एम्पायर्स जो हैं वो बहुत बड़े इलाके में फैले होते थे और उनमें अलग-अलग लैंग्वेजेस होती थी, कस्टम्स अलग-अलग, रीति-रिवाज, संस्कृतियाँ, कल्चर, ये सब अलग-अलग होते थे। आपको क्या लगता है सम्राट ये सब कैसे अम, इंश्योर करता था कि हार्मनी रहे, कोई किसी से लड़े ना, ना धर्म के आधार पर, ना लैंग्वेज के आधार पर? और एक एम्पायर को मैनेज करने में जो शामिल चुनौतियाँ हैं, उनको देखते हुए एक राजा अपने किंगडम को एम्पायर में बदलने और खुद एम्परर बनने के लिए इतना उत्सुक क्यों रहता होगा? तो यहाँ पर कुछ पॉसिबल आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है? एक तो एम्बिशन हो गया कि पूरी दुनिया पर राज करना, दूसरा इकोनॉमिक हो गया या मिलिट्री हो गया, जिसमें वो बहुत बड़े एरिया पे कंट्रोल करना चाहता है, रिसोर्सेज़ तक पहुँचना चाहता है, और अपने लिए और अपने जो किंगडम है या अपना एम्पायर है, उसके लिए वेल्थ की इच्छा। तो जहाँ तक ट्रिब्यूट और लॉयल्टी के बदले में सम्राट जो है, आमतौर पर जो उनके जो छोटे-छोटे राजा होते थे, उनको राजा बने रहने देते थे। मतलब वो जो छोटे-छोटे थे, राजा वही रहते थे, लेकिन वो राजा भी जो मेन एम्परर है, उसके नीचे ही रहते थे। तो एम्परर को आप कह सकते हो राजाओं का राजा। तो जैसे यहाँ पर आप पिक्चर 5.4.1 में देख रहे हो, पड़ोसी राज्य को जीतने के लिए और उस पर कंट्रोल करने के लिए, एम्पायर बॉर्डर की रक्षा करने के लिए जो ट्रेन्ड आर्मीज़ हैं, उनको तैनात किया जाता था। अगर आप देखोगे यहाँ पर पे नेक्स्ट पेज पे, तो
स्ट्रेटेजिक स्थानों पर जो फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स हैं बनाई जाती थी। एम्पायर को बढ़ावा देने के लिए, नेबरिंग टेरिटरीज़ को जीतने के लिए, उनके लिए खिलाफ युद्ध होता था। दूसरे राज्यों को जीतने के लिए रिवर्स पे और ट्रेड नेटवर्क्स पे कब्ज़ा कर लिया जाता था। और जब छोटे-छोटे राज्य हैं उसमें मिल जाते थे तो उनकी सेना भी उसको मिल जाती थी, वहाँ के रिसोर्सेज़ भी मिल जाते थे, तो इस तरीके से वो और शक्तिशाली होता जाता था। आइए अब बात करते हैं ट्रेड रूट्स और गिल्ड्स की। तो मिलिट्री कैंपेन्स चलाना खासकर दूर-दराज के इलाकों में उतना आसान नहीं है जितना लगता है। सेना रखना एक महंगा काम है, सैनिकों को खिलाना, कपड़े पहनाना, हथियार देना, उनको सैलरी देना, हाथियों और घोड़ों की देखभाल करना, सड़कें और जहाज बनाना, ये सब में बहुत सारा पैसा लगता था। और इस सब के लिए इकोनॉमिक पावर, वर्कफोर्स पर और रिसोर्सेज पर कंट्रोल होना ज़रूरी होता था। अब हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि प्रोडक्शन हो गया या ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया, एक एम्पायर को बनाए रखने के लिए और लोगों के वेलफेयर, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुनिश्चित करने के लिए कितना ज़रूरी है। इसलिए पूरे एम्पायर का जो भी एरिया होता है उसमें ट्रेड रूट्स की स्थापना की जाती है, नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह व्यापार की जाने वाली चीज़ों की क्वालिटी, क्वांटिटी बढ़ती है और ज़्यादा व्यापार का मतलब अगर चीज़ें ज़्यादा होगी तो टैक्स ज़्यादा आएगा और इन इन इवेंचुअली हम कह सकते हैं कि एम्परर के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा। अगर हम पुराने इंडिया की बात करें, किस तरह का यहाँ पर व्यापार होता था, कपड़ा, टेक्सटाइल होते थे, मसाले, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था, जेम्स होते थे, हैंडीक्राफ्ट्स होते थे, ये सब लग्ज़री आइटम्स हुआ करते थे। विभिन्न तरह के जानवर, उनका भी व्यापार होता था और ये सारा जो व्यापार है ये सिर्फ़ इंडिया तक ही सीमित नहीं था। बहुत सारा जो इंडियन सामान था, वो ज़मीन या समुद्र के रास्ते दूर-दराज़ के देशों में भी भेजा जाता था और अक्सर जो ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी होते थे, वो सिर्फ़ अकेले अपना कारोबार नहीं करते थे। वे जल्द ही एकजुट होने लग गए, उन्होंने श्रेणियाँ और गिल्ड बनाने के फ़ायदे समझ गए। अब ये जो श्रेणियाँ व्यापारी या कारीगर या साहूकार या किसान या एसोसिएशंस होती थी, इनका कोई एक प्रमुख होता था जो आमतौर पर चुना हुआ होता था और एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर्स हुआ करते थे। अब आप इस मैप की तरफ देखिए कितना इम्पोर्टेंट मैप है ये। ट्रेड रूट्स हैं कुछ कब के 500 बीसीई बिफोर कॉमन एरा, मतलब ईसा मसीह के पैदा होने से भी 500 साल पहले यानी कि आज से लगभग 2500 साल पुरानी बात हम ये कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कई आपको अ, तक्षशिला जैसे हस्तिनापुर और श्रवस्ती, वैशाली, पाटलिपुत्र ये सब आपको याद आया, हमने ये सब कहाँ पढ़े थे? जनपद और महाजनपद में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रूट्स दिखाए जा रहे हैं, ये रूट्स किसके हैं? ये ट्रेड रूट्स हैं। और इसमें भी कई तरह के डिफरेंस थे, जैसे नॉर्थ की तरफ जाने वाले उत्तर पथ कहलाते थे। यहाँ पर येलो में आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये दक्षिण पथ हैं, रेड कलर में दूसरे रूट्स हैं और ब्लैक कलर में जो आपको दिखाई दे रही है जैसे कि ये कौशाम्बी, मथुरा, उज्जैनी, ये सब जो है इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं। व्यापारियों की श्रेणियां या गिल्ड्स जो बने वो दो चीज़ों की वजह से उन्होंने बहुत खास पहचान अपनी बनाई। पहला उनको ऐसा लगा कि उनको एक साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए, वो कोलैबोरेटर्स होने चाहिए ना कि कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि उनको एहसास हुआ कि मार्केट हो गई, सप्लाई और डिमांड हो गया, वर्कफोर्स हो गई, रिसोर्सेज हो गई, इन सबको शेयर करने में ही फ़ायदा है। दूसरा एक जो एंशिएंट टेक्स्ट था, प्राचीन ग्रंथ, उसमें कहा गया था कि किसान हो, व्यापारी हो, चरवाहे हों, साहूकार हों, कारीगर हों, सबको अपने-अपने वर्गों के लिए अपने-अपने लॉज़ बनाने का अधिकार होना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो गिल्ड्स थे, इनको अपने इंटरनल रूल्स बनाने की आज़ादी थी, ऑटोनॉमी थी और राजा उनमें दखल नहीं देता था। अब हम बात करेंगे द राइज ऑफ मगध। 6th टू 4th सेंचुरी बीसीई के बीच में उत्तर भारत में गहरे बदलाव का दौर था। हमने पहले 16 महाजनपद के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, उनमें से एक मगध भी था, अगर आपको याद हो तो।
जिसको आज का अगर हम आज की बात करें तो उसको साउथ, बिहार और उसके आसपास का इलाका हम कह सकते हैं। तो इस मगध का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ गई और उसने कई राज्यों को मिलाकर अपना एक एम्पायर बनाना स्टार्ट किया। अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शुरुआती राजाओं ने मगध को शक्ति के एक प्रमुख सेंटर, मेन सेंटर के रूप में स्थापित कर दिया। पेज नंबर 94 पर चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्या है। मगध गंगा के मैदानों में, गंगा के प्लेन्स में स्थित था और वहाँ जो है मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। लकड़ी के लिए भरपूर जंगल थे और हाथी थे। ये भी याद रखें कि आयरन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर और वारफेयर जैसी टेक्नोलॉजीज की वजह से बदल गया था। पास के पहाड़ी इलाकों से मिलने वाला आयरन और राज्य के विस्तार के लिए बहुत ज़रूरी साबित हुआ। ज़मीन जोतने के लिए लोहे के हल, आयरन प्लोस बने। उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ा दिया। आयरन वेपन से सेना की जो ताकत थी वो ज़्यादा मजबूत हो गई। अभी आप जो पिक्चर में देख रहे हो 5.6 में, ये एक एलैबोरेट पैनल है जो सांची स्तूपा पे दिखा रहा है। वहाँ पर सोल्जर्स एलिफेंट्स को राइड कर रहे हैं, हॉर्सेस कुछ फुट पे हैं, पैदल चल रहे हैं और इस तरह की कुछ इमेजेस आपको यहाँ पर दिखाई देगी। हम बढ़ते हैं आगे पेज पे, पेज नंबर 95 की तरफ। सरप्लस फूड ग्रेन की वजह से ज़्यादा लोगों को आर्ट्स और क्राफ्ट पर ध्यान देने का मौका मिला, जिसकी एम्पायर के अंदर और बाहर दोनों तरफ मांग थी। अब गंगा और सोन नदियों ने ट्रेड के लिए एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज दिया था, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता था और इससे व्यापार जो है, ट्रेड जो है वो अम, फलता फूलता गया और साम्राज्य यानी कि हमारा जो एम्पायर है उसकी इनकम को आगे बढ़ाया। लगभग 5th सेंचुरी बीसीई में महाजनपद नंद मगध में प्रमुखता से उभरे और नंद वंश की स्थापना की। उन्होंने कई छोटे राज्यों को बड़े आसानी से सफलतापूर्वक एकजुट किया और अपने एम्पायर को ईस्टर्न साइड और नॉर्दर्न साइड के कुछ हिस्सों में फैलाया। जैसे जैसे इकोनॉमी मजबूत हुई, उन्होंने अपने कॉइन्स जारी करना शुरू कर दिया। नंद वंश का जो आखिरी राजा थे धनानंद, उनके बारे में कहा जाता है कि वे बहुत अमीर होने के बाद भी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थे, अनपॉपुलर हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा पर अत्याचार किया और उनका शोषण भी किया। इससे नंद साम्राज्य का धीरे धीरे खात्मा हो गया, जिसके बाद भारत के सबसे बड़े साम्राज्य यानी कि एम्पायर का जन्म हुआ, जिसका नाम था मौर्य एम्पायर। अब यहाँ पर जो आप एक पोस्टेज स्टैम्प देख रहे हो, ये पनीनी जी की है। ये बहुत ही फेमस संस्कृत ग्रामरियन थे जो लगभग 5th सेंचुरी बीसीई में रहते थे और जो नंद जो थे उनके टाइम के ये थे। ही इज़ नोन फॉर कंपोजिंग अष्टध्यायी, लिखने के लिए बहुत ही फेमस थे। इन्होंने संस्कृत ग्रामर के लगभग लगभग 4000 के आसपास 3996 सूत्र बनाए थे और ये काफ़ी फेमस थे, अब हम बात करेंगे द अराइवल ऑफ ग्रीक्स। जब मगध में ये सब हो रहा था तब सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में क्या हो रहा था, ये इलाका जो है मेडिटेरियन सी से जुड़ने वाले एक बहुत ही पुराने रास्ते पर बसे छोटे राज्यों का घर था और यूनानी लिटरेचर के अकॉर्डिंग उन्होंने उनमें से एक पौरव थे जिनका जो राजा था पोरस था। अब आप जो यहाँ पर ये नक्शा देख रहे हो, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर का जो एम्पायर था और उसका जो मार्ग था उसका नक्शा है। 334 से लेके 331 बीसी में मैसेडोनिया का एक बहुत ही यंग और शक्तिशाली राजा हुआ जिसका नाम था सिकंदर या अलेक्जेंडर, और वो पर्शियन एम्पायर के खिलाफ कैंपेन उसने चलाया और सिकंदर ने क्या किया, जो पर्शियन साम्राज्य था उसको जीत लिया और ग्रीक कल्चर का प्रभाव वहाँ से धीरे धीरे फैल गया। चलते हैं पेज नंबर 97 की तरफ। तो जो सत्राप्स थे वो गवर्नर थे,
उन प्रोविंसेस के पर्शिया के जो हारने के बाद अलेक्जेंडर वहाँ पर अपने गवर्नर्स को छोड़कर चला गया था। और ये जो सत्रप्स थे इनका पास काफ़ी अच्छी खासी पावर थी, फ्रीडम थी। हालाँकि ये जो है रूलर के ऑफिशियल्स थे, लेकिन फिर भी इनके पास काफ़ी सारी पावर थी। और लेट अस एक्सप्लोर में यहाँ पे है, जब लड़ाई के बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा कि वह अपने साथ कैसा व्यवहार चाहता है, तो पोरस ने जवाब दिया था, एक राजा जैसा। सिकंदर ने तब पोरस को उसके राज्य का प्रमुख यानी कि एक सत्रप बने रहने दिया था। और यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखो तो 327 से 325 बीसीई दुनिया के अंत तक पहुंचने के लिए सिकंदर जो था वो बहुत ही बेचैन था, और वो पूर्व की ओर बढ़ा और अपना कैंपेन भारत तक ले आया और पंजाब में पोरस को हराया। और जितनी भी लोकल ट्राइब्स थी और वहाँ के लोग थे, उन सब का सामना करते हुए कई शहरों की आबादी का उसने मतलब वहाँ लूट-पाट मचा दी, मार दिया सबको। यूनानी रिकॉर्ड में ज़िक्र है कि कुछ लड़ाइयों में महिलाएं अपने पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। सिकंदर खुद एक लड़ाई में बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था, और थके हुए और घर की याद सताने पर उसके सैनिकों ने लड़ने की इच्छा खो दी थी और भारत में गंगा नदी की ओर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। वरना क्या पता, हो सकता है कि सिकंदर इंडिया को भी जीत चुका होता। सिकंदर और उसकी सेना का एक हिस्सा पर्शिया लौट गया। और 324-323 बीसीई में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पर्शिया में सिकंदर को रेबिलियंस और पॉलिटिकल टर्मोइल का सामना करना पड़ा, मतलब राजनीतिक उथल-पुथल का। और 32 साल की उम्र में बेबीलोन में बीमार पड़ने और मरने के बाद उसका विशाल एम्पायर जल्द ही उसके जनरलों और क्षत्रपों ने आपस में बाँट लिया। तो कहते हैं ना कि उससे बड़ा महान कोई राजा नहीं हुआ, उसने आधी दुनिया जीत ली, लेकिन अंत में क्या हुआ? अपने साथ वो कुछ नहीं ले जा पाया। बढ़ते हैं पेज नंबर 98 की तरफ, और यहाँ पर हम बात करेंगे अलेक्जेंडर की जिम्नोसोफिस्ट के साथ क्या बातचीत हुई। सिकंदर ने भारतीय साधुओं के एक ग्रुप के बारे में सुना, जिन्हें यूनानी जिम्नोसोफिस्ट या नेक्ड फिलोसफर्स कहते थे, शायद इसलिए क्योंकि वो कपड़े कम पहनते थे, जो अपने विज़डम, अपने ज्ञान के लिए मशहूर थे। सिकंदर ने उन्हें रिडल्स के रूप में मुश्किल सवालों से चुनौती दी और चेतावनी दी कि गलत जवाब देने वालों को वो मौत के घाट उतार देगा। हालांकि जिम्नोसोफिस्ट्स ने शांति और समझदारी से उसके सवालों का जवाब दिया। सिकंदर उनसे प्रभावित हुआ और आखिर में उन सभी को बख्श दिया। अब एक कहानी के अनुसार सिकंदर ने पूछा था कि जिंदगी ज्यादा मजबूत है या मौत? तो एक साधु ने जवाब दिया था, जिंदगी, क्योंकि ये कायम रहती है, जबकि मौत कायम नहीं रहती। तो चलिए बात करते हैं द माइटी मौर्यास की। आइए मगध वापस लौटते हैं, जहां हमने नंद साम्राज्य का पतन देखा था। लगभग 321 321 बीसीई सिकंदर के भारत से जाने के कुछ ही साल बाद एक नई डायनेस्टी और एक नया एम्पायर पैदा हुआ, मौर्य एम्पायर, जिसकी जो स्थापना थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। कई लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त ने ये कारनामा कौटिल्य नाम के एक गुरु, एक मेंटर की मदद से किया था, जिन्होंने पॉलिटिक्स और गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स के अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके एक ऐसा एम्पायर बनाने के लिए बना दिया, जो भारतीय इतिहास में सबसे महान एम्पायर में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 99 की तरफ। कौटिल्य की कहानी। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विश्व की जो फेमस तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उनमें वहां पर एक टीचर थे, और उनकी कहानी धनानंद के दरबार से शुरू होती है। जैसा कि हमने देखा था, वो बहुत ही अनपॉपुलर हो गया था। तो यहाँ पर आप जो मैप देख पा रहे हो, ये नंद एम्पायर है। देखिए कितने बड़े हिस्से पर ये राजा का राज था। यहाँ पर ये जो आपको वैशाली दिखाई दे रहा है मेन स्क्वायर में, ये कैपिटल थी, और बाकी की जितनी भी ट्रायंगुलर दिखाई दे रही है, ये सारी इम्पोर्टेंट
सिटीज़ थी। बढ़ते हैं सेंचुरी की तरफ। यहाँ पर पेज नंबर 100 पे भी आपको दिखाई देगा मौर्य एम्पायर। अब आप अंदाज़ा लगाओ ये कितना बड़ा है। आप देखिए, अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे नंद एम्पायर, तो ये कुछ हिस्सा जो है इंडिया का इसने कवर कर रखा है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे मौर्य एम्पायर कांधार और पाकिस्तान और इधर से लेकर और पूरा, जैसे कुछ लोग आजकल अखंड भारत कहते हैं ना, लगभग ये अखंड भारत ही है। केवल साउथ का जो चोलास और पांड्यास है, इनका हिस्सा छोड़ दे तो। वो जब कौटिल्य ने देखा कि धनंद नंद जो है वो काफ़ी अनपॉपुलर हो गया है, तो उसने सलाह दी कि धनानंद अपने तौर तरीकों को बदल ले, वरना एक दिन आएगा कि एम्पायर कोलैप्स कर जाएगा। और गुस्से में धनानंद ने कौटिल्य का कर दिया अपमान और उसको दरबार से निकाल दिया। इससे कौटिल्य जो है उसने दुष्ट नंद शासन को खत्म करने की कसम खाई और यहाँ से चालू हुआ द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राइज और उसके कारनामों की कई कहानियां हैं, लेकिन उन सब का जो मेन एसेंस है वो यही है कि उन्होंने नंदों को उखाड़ फेंका और पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाकर मगध पर कर लिया कब्जा। अब मगध के पास पहले से ही ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सिस्टम और फ्लरिशिंग ट्रेड पहले से ही था, तो ये सब ऑटोमेटिकली फायदे बन गए। इन्होंने इन्हें कौटिल्य जो एक माहिर स्ट्रेटजिस्ट थे, उनकी सलाह के साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने धीरे धीरे अपने एम्पायर का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में सिकंदर द्वारा जो छोड़ा गया था ग्रीक क्षत्रपों को हराया और उस एरिया को ऐसे एम्पायर में मिला लिया जो कि उत्तर के मैदान यानी कि नॉर्दर्न प्लेन से लेकर डेक्कन प्लेटू तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक्स को हराने के बाद उनके साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए और उन्हें अपने दरबार में ग्रीक हिस्टोरियन और डिप्लोमेट्स जिस मेगिस्थनीज की मेजबानी की, जिन्होंने अपनी भारत यात्रा के बारे में अपनी किताब इंडिका में लिखा। कौटिल्य's कॉन्सेप्ट ऑफ किंगडम। कौटिल्य के पास इस बारे में एक साफ नजरिया था कि राज्य को कैसे बनाना है, उसको कैसे अरेंज करना है, कैसे उसको मजबूत करना है। और अपनी उनकी एक प्रसिद्ध रचना थी जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र का मतलब है द साइंस ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स। उन्होंने डिफेंस, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय, जस्टिस, अर्बन प्लानिंग, शहर का कैसे बनाना है, एग्रीकल्चर और लोगों के वेलफेयर जैसे कई क्षेत्रों पर काफ़ी कुछ लिखा और बनाया। अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आपको कौटिल्य के सप्तंग दिखेंगे। सप्तांग, सप्तांग का मतलब है 7 हिस्से, सप्त अंग। अब उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था वो था सप्तांग। अब कौटिल्य का सप्तांग क्या था? सबसे पहले जो राजा है वो ही स्वामी होता था। उसके बाद नंबर 2 पे आते थे मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स। नंबर 3 पे आती थी द टेरिटरी और पॉपुलेशन। फिर 4th आता था द फोर्टिफाइड सिटीज़, यानी कि किला जो है वो मजबूत होना चाहिए और वो चारों तरफ से सेफ होना चाहिए। 5th है ट्रेजरी यानी कि खजाना, धनकोष और आर्मी फोर्सेस, ये होती थी 6th। और एलाइज यानी कि सहयोगी मित्र होते थे नंबर 7। कौटिल्य के अनुसार जो सप्तांग को मिलकर एक बसा हुआ अच्छी तरह से सुरक्षित कह लो और आप कह लो कि वेल प्रोटेक्टेड प्रॉस्परस किंगडम बनना चाहिए, जिसे वारफेयर और अलायंस फॉर पीस दोनों के जरिए बनाए रखा जाना चाहिए। उन्होंने समाज में कानून और लॉ एंड ऑर्डर के महत्व पर जोर दिया, जिसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती थी। उन्होंने करप्शन से निपटने के लिए कानूनों को भी बनाया और लोगों की भलाई वेलबींग के खिलाफ जाने वाली किसी भी तरह की एक्टिविटी को उसके लिए उन्होंने सजाएं भी तय कर रखी थी कि किसके लिए क्या सजा मिलेगी। थिंक अबाउट इट। कौटिल्य कहते थे कि एक राजा को अपनी जो प्रजा है उसके वेलफेयर करके अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अम, शक्ति जो है वो कंट्री साइड से आती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन सोर्स है।
राजा को ग्रामीण इलाकों में या रूरल एरियाज़ में उन लोगों के पर ख़ास मेहरबानी दिखानी चाहिए जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के वाले काम करते हैं। जैसे कि एम्बैंकमेंट्स या सड़क पुल बनाना, गाँव को सुंदर बनाना या उनकी रक्षा में मदद करना। आपको क्या लगता है कि कंट्री साइड का ख़ास ख़्याल रखना क्या सच में ज़रूरी था? गवर्नेंस का कौटिल्य का सेंट्रल फिलॉसफी भारतीय मूल्यों के अनुरूप है। अपनी प्रजा को खुशी में ही राजा की खुशी है, उनके कल्याण में ही राजा का कल्याण है। वे केवल उसे ही अच्छा ना माने जो उसे खुश करता है, बल्कि उससे ही अपने लिए फायदेमंद माने जो उसकी प्रजा को खुश करता है। मतलब खुद को खुश करना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रजा को खुश करना ज्यादा जरूरी है। दूसरे शब्दों में, एक राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे लोगों के इंटरेस्ट, लोगों के हितों के बारे में पहले सोचना चाहिए। अगला पेज है द किंग हु चोज पीस। ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा जहाँ तक हमने पढ़ा है। तो बस अपना सपोर्ट देते रहिए, मैं इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।